नमस्कार। रागांग पद्धति श्रृंखला के अंतर्गत हम आज आपके सामने एक ऐसा अंग लेकर आए हैं जो कि बहुत सुंदर रागों से सुशोभित है और इसे कहते हैं मल्हार अंग। मल्हार अंग जैसे नाम ही विदित है, मल्हार का संबंध वर्षा ऋतु से माना गया है और वर्षा ऋतु से संबंधित जो भी राग गाए बजाए जाते हैं वो मल्हार अंग से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। या हम कहें कि मल्हार जो है स्वयं अपने आप में वर्षा ऋतु का द्योतक होते हुए जो भी राग मल्हार से जुड़े हुए हैं या गाए बजाए जाते हैं उसमें उस तरह का भाव जो है वो स्वतः ही सामने प्रकट होता है। मल्हार की बात करते ही हम लोग जाहिर सी बात है कि वर्षा ऋतु की चर्चा करते हैं और इस राग के स्वरों में या इस अंग की हम बात करें तो मल्हार अंग जो है वो एक विशिष्ट है जो कि जब किसी भी राग में प्रयोग होता है तो हम कहते हैं कि मल्हार अंग है। और जो भी राग मल्हार अंग से सुशोभित हैं उनमें ये मल्हार अंग की जो विशिष्टता है वो तो आनी आवश्यक है, लेकिन वो राग अपने आप में भी उसका एक अपना ही स्वरूप है और इस अंग को बार बार वो दर्शाता भी है। मल्हार अंग जो है वो क्या है पहले हम ये जानें। जब हम कोई भी राग सीखते हैं तो विद्यार्थियों को जब वो राग बताया जाता है तो हम साधारण तौर पे कहते हैं कि ये राग का आरोह है, राग का अवरोह है या ये राग की पकड़ है। मैं विशिष्ट रूप से पकड़ की बात करती हूँ। पकड़ अपने आप में राग का वो चेहरा है जिसमें कि जिसको सुनते ही या जिसको गाते ही हम राग को पकड़ लेते हैं, यानी कि राग को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, राग को पहचान लेते हैं। तो पकड़ शब्द अपने आप में किसी को पकड़ना। अब देखिए पुराने समय में जब लोगों ने विद्वानों ने ये पारिभाषिक शब्द जो हैं वो दिए होंगे, उस समय पकड़ एक बड़ा साधारण सा शब्द लेके जिससे कि एकदम पहचान हो जाती है, तो इसीलिए उसको पकड़ शब्द दिया गया होगा नाम। तो राग में, किसी भी राग में जब पकड़ हम गाते हैं या हम ऐसा स्वर समूह, ऐसा स्वर गुच्छ गाते हैं जिससे एकदम से हम राग पहचान लेते हैं, तो ज्यादातर उस पकड़ में यदि वो मल्हार से जुड़ा हुआ है या मैं कहूँ किसी भी अंग से जुड़ा हुआ है, तो यदि वो अंग बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि मल्हार की बात करें तो मल्हार अंग तो आएगा ही आएगा, तो वो उस भाग में या उस पकड़ में उस अंग जो है वो कहीं ना कहीं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों के लिए। संगीत की बात करें या संगीत के विद्यार्थियों की हम बात करते हैं तो जब संगीत सीखते हैं, जब रागों को सीखते हैं तो रागों में हम केवल एकमात्र ये कह दें कि ये आरोह है, अवरोह है, पकड़ है, बंदिश है, उसका विस्तार है, ताने हैं, एकमात्र ये कहने से तो हम ठीक है राग को सीख रहे हैं, टेक्निकली भी हम समझ गए हैं, कैसे राग को का अभ्यास करना है ये भी हम समझ गए। लेकिन जब बिल्कुल गूढ़ता से हम राग को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों की बात कहें, क्योंकि देखिए संगीत एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसकी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल को लेते हुए ही चलती है, यानी प्रैक्टिकल से सीधे तौर पर जो है उसकी थ्योरी जो है वो जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम जब इसकी बात करते हैं कि भाई ये संगीत में ये अमुक राग है, तो उसमें हमें ये भी खास तौर पे जानना जरूरी कि अंग कौन सा है। किसी राग में हो सकता है कि 2 अंगों का प्रयोग हो रहा हो, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। क्योंकि आज हम मल्हार अंग की बात कर रहे हैं तो मल्हार अंग को मैं ज़्यादा सामने स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगी, लेकिन रागों का उदाहरण देते हुए यदि कोई और अंग या किसी और राग का अंग सामने आ रहा है तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। राग को हम सीखें, लेकिन सीखने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि राग को समझिए। समझकर जब राग हम कोई गाते बजाते हैं तो हमारे लिए उसका विस्तार करना या राग के साथ जस्टिस करना या राग के स्वरूप को शुरू से अंत तक शुद्ध रूप में कायम रखना बहुत आसान हो जाता है और इसीलिए अंगों को जानना बेहद ज़रूरी है। मल्हार अंग की बात करते हैं। मल्हार अंग
क्या है। मारे पार, ये जो फ्रेज आया मरे पार, ये आया मल्हार अंग। जो किसी भी मल्हार में या मल्हार के प्रकार में जब प्रयोग होता है तो हम कहते हैं ये मल्हार अंग आया। तो अंग यानी एक स्वर समुदाय, एक स्वर गुच्छ, जो कि किसी भी राग का बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर जिसे कहा जाए, विशिष्ट जिसे कहा जाए, वो भाग होता है जो किसी के साथ, एक साधारण भाषा में कहूँ कि किसी भी राग के साथ यदि वो उसमें प्रयोग होता है या हम कहें कि उसमें यदि चिपक जाए तो वो कहते हैं वो उसका अंग है। इसलिए बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बताती हूँ कि रागांग, राग का वो अंग जो किसी अन्य राग में या किसी भी राग में प्रयोग हो रहा है या उस राग में भी वो सामने जब आता है तो हम कहते हैं कि ये विशिष्ट भाग रागांग है, ये मल्हार का अंग है। और ये अंग यदि किसी भी अन्य राग में प्रयोग हो रहा तो हम उसको कहते हैं ये मल्हार अंग। अब इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि इस मल्हार अंग के अंतर्गत मियाँ की मल्हार, जिसे मियाँ मल्हार या मियाँ की मल्हार कहा जाता है, वो सबसे पहला राग है। उसके बाद मेघ मल्हार है, गौड़ मल्हार है, नट मल्हार है, जयंत मल्हार है, सूर मल्हार है, रामदासी मल्हार है, मीरा की मल्हार है, चरजू की मल्हार है। बहुत से मल्हारों के प्रकार हैं। अब इन मल्हारों के प्रकार में जब मल्हार बोला गया तो कहीं ना कहीं मल्हार अंग जो है वो प्रयोग तो होता है। तो जब हम इन रागों को लेंगे आगे चल के, मैं सारे राग तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हम सिलेबस को भी हम फॉलो करते हैं, तो फिर भी एक जानकारी के लिए रागों के थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जब किसी राग को सीख रहे हैं या गा रहे हैं तो हमें उसको भिन्नता क्या है या डिफरेंस क्या है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी। हम उसको डिफरेंस को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं ताकि हम रागों को मिला नहीं सके, या एक राग गाते गाते हम अचानक से किसी दूसरे राग में चले गए, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो मल्हार का ही प्रकार हो, या हमने इससे पहले आपको कल्याण या भैरव अंग या सारंग अंग बताया, तो जो भी अंग की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो जिस राग को हम गा रहे हैं गाते गाते हम सडनली किसी और राग की तरफ चले गए या किसी और राग का स्वरूप ज़्यादा सामने आ रहा है, तो इसका विशिष्ट रूप से ध्यान देना चाहिए। मध्यम जो है उसका काफ़ी महत्व होता है मल्हार अंग के अंतर्गत, परंतु कुछ कुछ उसमें ये देखा भी है कि मध्यम को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको वर्जित भी करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि म रे प शुद्ध मध्यम, शुद्ध ऋषभ और शुद्ध और पंचम, तो ये एक मल्हार अंग का सबसे महत्वपूर्ण पहचान जिसे कहा जाए, ये मल्हार अंग है। अब इसकी हम जैसे मैंने आपसे बताया कि राग, बहुत से राग हैं जो इसके अंतर्गत प्रचलित हैं। जैसे कि पहला मियाँ की मल्हार के बारे में बताते हैं। मियाँ की मल्हार मियाँ तानसेन से जोड़ा गया है। मियाँ तानसेन उन्होंने वो सर्वप्रथम ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कि इसको प्रचलित किया या प्रचार में लेके आए, ऐसा एक मत है। दूसरे मत के अनुसार उन्होंने इस राग को बनाया। तो क्योंकि हम एक विद्यार्थी की दृष्टि से देखते हैं तो हम किसी भी चीज़ को एकदम जब जानने की कोशिश करें तो उसके सभी मतों को हमें देखना चाहिए कि भाई ये विद्वानों ने क्या कहा है, किसके मतानुसार क्या है। तो ये भी एक तरह से शोध का एक क्षेत्र है। मियाँ की मल्हार, उसमें मल्हार अंग तो आता है, मरे पा ये आता है, और मियाँ की मल्हार में एक उसका विशिष्ट स्वर समुदाय है जो मियाँ की मल्हार के स्वरूप को बिल्कुल सामने लाता है या अलग करता है। वो है मा पनी दनी, यानी दोनों निषादों का प्रयोग होना, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद दोनों का। मा पनी दनी सा, तो यहाँ पे नी दनी,
ये जो अंग आता है, ये जो पार्ट आता है, ये स्वर समुदाय मियाँ मल्हार की अपनी निजी विशिष्टता कहे, ये अपनी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। तो मियाँ मल्हार में आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार वर्षा ऋतु के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही है, या मैं कई बार कहती हूँ कि न्यूज़ में, मैं अक्सर विद्यार्थियों को उदाहरण देती हूँ कि जब न्यूज़ में मौसम की जानकारी दी जाती है तो पीछे से म्यूज़िक बजता है, तो अक्सर आप देखिए कि कुछ चैनल्स में ये उदाहरण मिलता है कि वहाँ पे मियाँ मल्हार के स्वरों को बजाया जाता है, ताकि वो एक बारिश का या मेघों का छाने का उस तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है या भाव की अभिव्यक्ति करता है। तो मियाँ मल्हार का ये जो विशिष्ट स्वर समुदाय है, ये उसकी अपनी खासियत है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात कहूँगी कि मियाँ मल्हार में मल्हार अंग के साथ साथ एक और अंग है जो बहुत ही विशिष्ट है, और वो है कानड़ा अंग। कानड़ा अंग ग म रे सा, तो ये कानड़ा अंग कहाँ से आया? कानड़ा अंग दरबारी कानड़ा का। सा रे ग म रे सा, ये जो भाग है ग म रे सा, ये दरबारी कानड़ा की विशिष्टता है, उसकी खास चीज़ है। हालांकि दरबारी कानड़ा में अति कोमल या बहुत अधिक आंदोलन कोमल गांधार पे होता है, तो कोमल गांधार को लेते हुए ग म रे सा, ये भाग जो है ये मियाँ मल्हार में जो है वो लेते हुए अवरोह में आते हैं। तो अब ये हम यदि तीनों को जोड़कर देखें तो मरे पा म बनी दनी सा, ये आरोह चला गया। सा नी प म प ग म रे सा, या सा नी द नी प म प ग म रे सा नी द नी सा। तो आप देखिए कि मियाँ मल्हार बिल्कुल सामने आ गया। इसी प्रकार से क्योंकि अब हम इसके बाद आपको मियाँ मल्हार के बारे में और डिटेल में बताएंगे। मल्हार अंग की बात करते हैं तो वहाँ पर मेघ मल्हार भी एक राग आता है जो बहुत ही सुंदर और बहुत गंभीर प्रकृति का राग है, और इस राग में भी मल्हार अंग जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस राग में कोमल निषाद का अधिकतर प्रयोग है, औडव जाति का है, ग और ध का प्रयोग नहीं होता, और कुछ मतानुसार इसमें शुद्ध निषाद का भी कभी कभी प्रयोग होता है। इसी प्रकार से सूर मल्हार बहुत सुंदर राग है, बहुत ही मनमोहक है, श्रृंगारिक है, और वर्षा ऋतु के रागों में अपनी इसकी एक अलग विशिष्टता है। दोनों निषादों का इसमें प्रयोग होता है, और ये राग जो है सूरदासी मल्हार के नाम से भी पॉपुलर है। और इसके अलावा रामदासी मल्हार, जिसमें दोनों गांधार दोनों निषाद का प्रयोग होता है। नट मल्हार, जहाँ पे कि नट अंग जो है वो मल्हार के साथ है। गौड़ मल्हार, ये भी बहुत खूबसूरत राग है। जयंत मल्हार, जिसमें कि जय जयवंती और मल्हार का सम्मिश्रण है। तो इस प्रकार से बहुत से मल्हार जो हैं वो प्रचलित हैं, लेकिन जब हम मल्हार की बात करते तो मल्हार अंग का स्वाभाविक है कि मल्हार अंग जो है उनमें प्रोमिनेंट होगा। तो हम इनमें से कुछ रागों का उदाहरण आपको ज़रूर देंगे जो कि आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि चाहे हमारे सिलेबस में मियाँ मल्हार हो या मेघ मल्हार हो या गौड़ मल्हार हो, तब भी हमें और मल्हारों की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हम यदि अंग की बात करते हैं, रागांग की बात करते हैं, उसमें एक और फ़ायदा होता है कि हम रागों को डिफ्रेंशिएट करने में हमें बहुत आसानी होती है, और हमारी जानकारी में भी इजाफा होता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो हम मल्हार की जहाँ तक बात करें, मैंने आपको मल्हार के अंतर्गत इन मल्हारों के बारे में आपको बताया है। मल्हार अंग में कभी कभी मल्हार अंग के रागों में सारंग अंग भी दिखाई देता है, जहाँ पे कि रे मारे, ये भी अंग उसमें प्रयोग होता है मल्हार अंग के रागों में। और मा पनी सा, इस प्रकार से भी मल्हार अंग के रागों में
आरोह में जाया का स्वरों का प्रयोग होता है। तो ये कभी यदि इस प्रकार से आता है तो आप यहाँ पे भ्रमित नहीं होइएगा कि ये तो सारंग दिखा रहा है या ये तो सारंग में प्रयोग होता है, क्योंकि राग जिस प्रकार से बना होता है, जैसे मेघ की मैं बात करूं तो राग मेघ मल्हार में हालांकि कोमल निषाद प्रयोग करते हुए मेघ जो है वो अधिकतर प्रचलित है आज के समय में, लेकिन कुछ विद्वान जो है वो शुद्ध निषाद का भी प्रयोग करते हैं, जहाँ पर वो म प नि सा करके इस प्रकार से भी स्वरों का प्रयोग करते हैं। तो राग में, जब किसी भी राग में, मल्हार अंग के रागों में, मल्हार अंग जो मैंने बताया है म रे प, इसके अलावा यदि म प नि सा का प्रयोग हो रहा है या रे म रे सा का प्रयोग हो रहा है तो उसमें ये सारंग अंग भी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इतना प्रोमिनेंट हो जाए कि मल्हार जो है वो कहीं दब कर रह जाए। तो राग को जब आप समझे, जब आप गाएं, तो उसको पहले उसको पूरी तरह से उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं राग मियाँ की मल्हार की। मियाँ मल्हार, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मियाँ तानसेन के द्वारा इस राग जो है ये प्रचलन में आया और मल्हार अंग इसमें बहुत प्रोमिनेंट है। मियाँ मल्हार जो है वो काफ़ी ठाट के अंतर्गत आता है। इसको इस राग की जाति जो है वो संपूर्ण षाढ़व मानी गई है। और इस राग में, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस राग को वर्षा ऋतु से जोड़ा गया। मल्हार अंग के सभी राग जो हैं वो वर्षा ऋतु से ही जुड़े हुए हैं। इन रागों की विशिष्टता होती है कि जब मल्हार यानी जब वर्षा ऋतु होती तब इन रागों को कभी भी गाया बजाया जा सकता है। खास तौर पर मियाँ मल्हार जब हम उसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये ऋतु प्रधान राग हैं, यानी वर्षा ऋतु में गाए बजाए जाते हैं। तो मियाँ मल्हार को भी वर्षा ऋतु में हम कभी भी गा सकते हैं, जैसे कि अन्य रागों, ऋतु प्रधान रागों की बात करें। लेकिन यदि हम इसका समय जो है, हम जो समय सिद्धांत के हिसाब से देखा है तो मध्यरात्रि का राग जो है इसको माना गया है। इस राग में गांधार जो है वो कोमल प्रयोग होता है और निषाद के दोनों प्रकार जो है वो प्रयोग होते हैं। थोड़ा सा हम इसके स्वरूप को देखते हैं। मियाँ मल्हार की पहली विशेषता जो है उससे ही राग का आरंभ किया है। सा रे पा, मल्हार रंग आ गया। मा पग रे सा, कान्हड़ा अंग जो कि मियाँ मल्हार को एक स्वरूप प्रदान करते, यानी मल्हार और कान्हड़ा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है मियाँ की मल्हार जो है वो उसका निर्माण हुआ है। तो राग को जब हम शुरू करते हैं तो राग में क्या कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण और दिया कि जयंत मल्हार, जय जयवंती और मल्हार का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम जयंत मल्हार गाएंगे तो वहां पर हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाना है। अब यहाँ पर मियाँ मल्हार की बात आती है तो मल्हारंग और कान्हड़ा अंग ये स्पष्ट रूप से दिखाई दें, तभी तो हम कहेंगे कि इस रागांग के अंतर्गत ये राग आ रहा है। सा रे पा पग मा रे सा और
हो गया मियां मल्हार। यानी मा प नि द नि सा मा रे पा मा प ग मा रे सा। तो आपका मियां मल्हार जिन स्वर के कॉम्बिनेशन से बना है, जो अंगों के मिश्रण से बना है और अपनी जो उसकी विशेषता है, वो तीनों चीजों को लेते हुए ये जो इतना सा विस्तार हुआ, इसमें पूरा मियां मल्हार आपके सामने आ जाता है। और अब आप जब बढ़त करते तो इसी को लेके आप आगे चल सकते हैं। मारे पा मा पनी दनी पा, अवरोह में दैवत नहीं है। मा पनी दनी नी मा पा ग मा रे सा। आप देखिए कि हमने जब हम इसको गा रहे हैं तो वही चीज तो हमने नीचे बताई। मा प नि द नि सा मा रे पा मा प नि द नि सा नि मा प नि मा प ग मा रे सा। और एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मल्हार और कानड़े के मिश्रण से राग बना है, तो मल्हार अंग तो हम स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी बता रहे हैं कि मियां मल्हार की दोनों निषादों का जो प्रयोग होता है धैवत को लेते हुए नी द नी, ये विशेषता भी सामने है। लेकिन जहां मैंने आपसे कहा कि कानड़ा अंग आता है, तो आप तो जान गए कि उसमें ग मा रे सा, ये तो आपकी समझ में आ गई। लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, हमने उसको ऐसे नहीं गाना, इतना अधिक आंदोलन नहीं करना कि वो दरबारी कानड़ा दिखाई दे। चाहे वो कानड़ा अंग है, लेकिन उसका प्रयोग कानड़ा अंग के रूप में किया जाना चाहिए। उसका प्रयोग उतना नहीं होना चाहिए जो दरबारी कानड़ा, यानी अति कोमल जिसे कहते हैं, या आंदोलन जो उसमें है दरबारी कानड़ा का, उस प्रकार का आंदोलन इसमें नहीं होगा। सार ग मारे सार ग, ये दरबारी कानड़ा, ऐसा तो नहीं प्रयोग हो रहा। हालांकि कोमल गंधार है, कानड़ा अंग है, लेकिन डिफरेंस होना चाहिए। मा प ग मा रे सा नि द नि सा मा रे पा मा प नि द नि पा मा प नि द नि नि मा प ग मा रे सा नि द नि मा प द नि सा नि मा प ग मा रे प मा प नि द नि तो ये राग, क्योंकि मंद्र मध्य तार तीनों में राग का विस्तार होता है, तो हमने आपको विस्तार मंद्र में भी करके बताया। वही चीज आगे मध्य और तार सप्तक में इस्तेमाल होती है। राग को जब गाते हैं तो राग के स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। यदि वो राग गंभीर प्रकृति का राग है तो उसकी गंभीरता इन्हीं स्वरों से ही तो सामने आएगी। तो इन्हीं स्वरों से जो राग का जो भाव है वो प्रकट करना है। तो हमें राग की जानकारी, कौन सा स्वर कितना इस्तेमाल होना चाहिए, किस स्वर का किसके साथ संगति होनी चाहिए, कौन सी संगति प्रयोग करने से, किस प्रकार करने से राग सामने आता है, उस पर हमें विशिष्ट ध्यान देना चाहिए। इसीलिए रागांग के अंतर्गत मैंने
जो ये श्रृंखला ली उसमें ये समझाते हुए कि रागांग जो है, यानी जिस राग का अंग जो है वो सामने आ रहा है, तो उसके उदाहरण देते हुए बार बार ये स्पष्ट करते हुए कि ये रागांग इसमें प्रमुख है, तो उसके अनुसार ही राग को गाया जाना चाहिए। तो मियाँ मल्हार जो है एक गंभीर प्रकृति का राग है। ये राग तीनों सप्तकों में इसको गाया बजाया जाता है। और एक विशिष्ट बात, जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि हम जब किसी राग को गाते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें मंत्र का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मंत्र का अभ्यास करने से एक तो आपका खरज पक्का होता है, स्वर पक्के होते हैं, आवाज़ की डेप्थ, या जिसे बहुत लोग कहते हैं कि आवाज़ का जो वजन आवाज़ में वो आता है। और एक और बात जो विशिष्ट है वो यह है कि कभी कभी मौसम के हिसाब से कभी गला ख़राब हो, या हम प्रातःकाल यदि अभ्यास कर रहे हों, तो हम प्रातःकाल तो एकदम चिल्लाएंगे नहीं, या ऊपर तार सप्तक में नहीं गाएंगे। चाहे राग तार सप्तक में बजाए जाने वाला हो, तो हम उसको मंद्र सप्तक में गा सकते हैं। कि सुबह गले का टेम्परामेंट कुछ और होता है, सुबह गला बहुत ही कोमल होता है, जैसे हम अलसाए हुए होते हैं सुबह, तो हम उठते ही जो है हम अपनी उसी स्पीड से काम नहीं करते, ऐसे ही गला भी है, गले को हम बहुत कोमल होता है सुबह, तो उसको धीरे धीरे जगाते हैं। तो यदि हम सुबह मियाँ मल्हार का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम मंत्र को लेकर उसका राग का अभ्यास कर सकते हैं, कि वही तो बैलेंस है। मध्य और तार सप्तक में भी वही स्वर संगतियाँ हैं। बहुत सुंदर तरीके से सोच समझकर इस राग का निर्माण किया गया है। और क्योंकि हम मल्हार रंग की बात करें, तो मल्हार रंग उसमें बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। इसी को हम आगे भी अगली श्रृंखला में इसकी चर्चा करेंगे।